नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम जुल्फ़िकार अली मलिक, तर्जुमान नेशनल कौंसिल फॉर तिब, आपसे मुखातिब हूँ। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब के पहले से माही ऑनलाइन CPD प्रोग्राम की चौथी क्लास में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम शुरका ज्वाइन कर चुके होंगे। आज हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो इब्तदाई कलिमात हस्ब साबिक सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के होंगे। उसके बाद डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन होगी। डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन के बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल जनाब हकीम डॉक्टर जवाद इशफाक साहब उसकी तफसील बयान करेंगे। और आखिर में इख्तितामी कलिमात होंगे आज प्रोफेसर हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरीद यूनिस साहिब, जो मेंबर हैं नेशनल कौंसिल फॉर तिब के और चेयरमैन हैं सिलेबस कमेटी नेशनल कौंसिल फॉर तिब। तो आज की क्लास के इब्तदाई कलिमात के लिए हम चलेंगे मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब की तरफ। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अतिब्बा इकराम और प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप इस CPD प्रोग्राम में इंतहाई दिलचस्पी के साथ और ज़ौक़ व शौक़ के साथ जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा लेक्चर आज डिलीवर होने जा रहा है। और मैं अपने साथियों को अप्रिशिएट भी करता हूँ, और डॉक्टर आसिफ इकबाल, हकीम जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद, तबीबा राबिया और तमाम जो एसोसिएट्स जो हमारे इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं कि बड़ी कामयाबी के साथ ये सफ़र हमारा आगे बढ़ रहा है। हमने गुज़िश्ता 2-3 लेक्चर्स में हमारा जो क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं वो वहाँ पहुँचाने की कोशिश की, और यकीनन आपका जो फीडबैक है इस वक्त तक वो बड़ा हौसला अफजा है। और अभी ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह जारी है। और आज भी डॉक्टर फरियाल राव जो है वो लेक्चर उनका प्रेजेंट होगा, और उसके बाद प्रिंसिपल हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर PhD स्कॉलर हकीम डॉक्टर इशफाक जो है वो जवाद इशफाक इसकी मज़ीद वजाहत बयान करेंगे। और यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान पैराए में आपके सामने ये जो क्लिनिकल रिसर्च की ज़रूरत, अहमियत और इसके जो तरीके हैं वो आप तक वहाँ पहुँचाए जाएँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं और आप सारे दोस्तों को ये पता है कि मुआशरे में हमारे ख़ास तौर पर जो दोस्त तिब और तबीब के हवाले से बात करते थे, तो हम पर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम था कि तिब में तहकीक नहीं है। हमारा शुरू से ये मामला था, ये मानना था, और यही बात का हम प्रचार भी करते रहे कि कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि तिब यूनानी में तहकीक का अमल जारी व सारी ना हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अबू अली सीना, ज़करिया राजी, इब्नुल हैसम और तमाम जो हमारे बुजुर्ग अतिब्बा इकराम थे उन्होंने इस तहकीक के अमल को जारी रखा। और फिर ये मुख्तलिफ अदवार तय करता हुआ कि अजमल खान तक, और फिर पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के बाद हकीम हसन करशी, और आज जनाब इकबाल अहमद करशी तक, और जितने भी हमारे बुजुर्ग अतिब्बा इकराम हैं उन्होंने इस मैदान में तहकीक के लिए और बहुत सारे नामवर अतिब्बा इकराम ने अपना बड़ा गिरां कदर हिस्सा डाला है। हकीम सईद साहब यकीनन, और हकीम नबी खान जमाल सवैदा, ख़ानदान अजमल, हमदर्द, अशरफ, करशी ख़ानदान, और ये सारे जो दोस्त हैं इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और अतिब्बा इकराम ने अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में भी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। नेशनल कौंसिल फॉर तिब की मौजूदा क़यादत ने और मौजूदा इंतज़ामिया ने इस अमर को ज़रूरी ख्याल करते हुए कि ये तहकीक का जो अमल है इसे अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे हम आहंग किया जाए,
और इसके लिए अपने जो एसोसिएट्स हैं, अपने जो अतिब्बा कराम हैं, अपने जो साथी हैं, उनको इससे आगाह भी किया जाए। यकीनन आप दोस्त सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ होंगे। हम सिर्फ अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि हम इस तहकीक के अमल को मज़ीद आगे बढ़ाएं। हम जो मतलब है हमारा वो तहकीक की बुनियाद है। हम इस तहकीक को किस तरह मुरतब करेंगे, किस तरह डाटा कलेक्शन करेगा, किस तरह दुनिया के सामने पेश करना है, इस पूरे हमारे जो सीरीज़ है CPD प्रोग्राम की, इसका बुनियादी मकसद यही रहेगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में अपनी टीम और ख़ास तौर पर हकीम जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद की खुसूसी काबिशों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो हम सबको इस CPD प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी ये ज़रूरत होती है वो मुतल्लिका माहिरीन से रब्ता भी करते हैं और इस प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो लेक्चर शुरू होगा उसे गौर से सुनिए, फिर जनाब जवाद इशफाक इसको जो एलेबोरेट करेंगे, उसको सुनने के बाद अगर फिर भी आपके जहन में आज से मौजूद के मुतल्लिक कोई सवाल हो तो ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आप हामी नासिर। Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Today the topic on which I am going to give you presentation on study design. My name is Dr. Faryal Rao और पहले भी हम काफ़ी सारे लेक्चर्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी डिज़ाइंस के बारे में। नॉर्मली जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं, कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई क्लिनिकल स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसका पर्टिकुलर एक स्टडी डिज़ाइन होता है जो हमें फॉलो करना होता है, जो कि डिपेंड करता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। वट एवर योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इट विल डिसाइड दैट व्हाट study design you are going to follow. So study design plays a very important role in the study. Now coming towards the type of study design, so there are particularly two main or specific kind of study designs. एक होती है non-intervention studies. The name indicates that there is no any kind of intervention in this study, and these are called as non-intervention studies. On the other hand, there is another study which is known as intervention studies, जो कि intervention studies and name indicates that there are certain kind of intervention during these studies. Further जब हम classify करते हैं non-intervention studies को, इनके अंदर आपके पास आती है descriptive studies, कंपैरेटिव या एनालिटिकल स्टडीज़, जिसमें आप कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी भी दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो पॉपुलेशन को जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। और एक आती है आपके पास एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। वी विल फर्दर डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दिस स्टडीज़ इन दिस प्रेजेंटेशन लेटर ऑन। सेकंड, हमारे पास जो इंटरवेंशन स्टडीज़ है उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और दूसरी है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन इंटरवेंशनल ट्रायल्स से। नॉन इंटरवेंशनल ट्रायल्स क्या होते हैं या नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज़ क्या होती हैं? नॉन इंटरवेंशनल studies or trial are defined as studies in the context of which findings resulting from individual treatment with medicinal product are analyzed using epidemiological methods. The treatment, including the diagnosis and monitoring, does not follow a predetermined trial protocol but results exclusively from current medical प्रैक्टिस। नॉर्मली इस स्टडी के अंदर हम जब फॉलो कर रहे होते हैं इस स्टडी को, तो इसके अंदर हम पहले से जो प्री डिटरमाइंड ट्रायल होते हैं या प्रोटोकॉल होता है उसे हम फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि इसके अंदर पर्टिकुलरली आप हर एक इंडिविजुअल के अंदर उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी डायग्नोसिस को देख रहे होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग को, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये इंडिविजुअल बेस्ड होती है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट या जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे होते हैं वो हर पेशेंट के अंदर इंडिविजुअली देखी जाती है। उस ड्रग के आफ्टर इफेक्ट्स देखे जाते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। फिर इसके बाद आप ब्लड सैम्पलिंग लेते हो कि क्या डिफरेंट जो हमारी फिजियोलॉजी है या डिफरेंट जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फिनोमेना है, डिफरेंट हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इन सब का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये आपकी कहलाती है नॉन इंटरवेंशनल ट्रायल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक करंट क्लासिफिकेशन को अगर हम देखते हैं तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ दो चीज़ों में क्लासीफाई होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है और एनालिटिकल होती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास केस रिपोर्ट्स देखते हैं आप,
केस सीरीज देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल देखते हैं, और इकोलॉजिकल चीज़ें आपके पास आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। जबकि एनालिटिकल स्टडीज़ को हम फर्दर दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, एक आपकी कहलाती है ऑब्जर्वेशनल और दूसरी आपकी कहलाती है इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल के अंदर आपके पास क्रॉस सेक्शनल है, इकोलॉजिकल है, केस कंट्रोल है और कोहॉर्ट स्टडीज़ है। जबकि इंटरवेंशनल के अंदर आपके पास QC एक्सपेरिमेंटल है और दूसरे पार्ट में आपके पास ट्रायल्स हैं, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो सकते हैं, फील्ड ट्रायल भी हो सकते हैं और कम्युनिटी ट्रायल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर आपके पास जो स्टडी है इट डिपेंड्स या इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है उसकी प्रॉपर सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, और ये आप बड़े स्केल पे भी कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन इवन डू इट ऑन अ स्मॉलर स्केल। इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको फर्दर इसके अंदर जो आती हैं वो आपकी केस स्टडीज़ आती हैं और केस सीरीज आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडीज। एन एनालिटिकल स्टडी अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्टेन प्रॉब्लम। किसी भी एक सर्टेन या पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके हवाले से जब आप के पास एक डेटा कलेक्ट होता है या एक कहना चाहिए एक पिक्चर आती है विच इज़ रिलेटेड टू द रिस्क फैक्टर और फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स की कोई प्रॉब्लम है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो यू विल फाइंड आउट द रिस्क फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लाइक देयर इज a number of cases have been reported of malaria in a particular area in a particular region, so you will try to find out what is the risk factor or what is the main reason of such increasing number of malaria cases in that particular territory या particular region में इतने ज़्यादा number of cases या number of malaria cases बढ़ने की वजह क्या है। This is done by comparing two or more groups। इसके अंदर आप दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हो। some of which have or develop the problem or others or some of which have not। जिसमें एक ग्रुप एक ऐसा हो सकता है जिसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद हो और दूसरा ग्रुप वो होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक शहर है उसके दो रीजन्स हैं या दो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं। एक ऐसा एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मलेरिया के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। तो यू विल नाउ स्टार्ट अ कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन दीज टू ग्रुप। यू विल टेक अ पॉपुलेशन, you will take a sample of the population from these two particular regions and then you will start studying or you will start to find out the risk factor that are triggering the cases of malaria in one of the population। और फिर आप वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि किस वजूहत से एक पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया की केसेस ज़्यादा हैं, जबकि एक और रीजन आपने लिया हुआ है, एक और ग्रुप आपने लिया हुआ है जिसमें आपको मलेरिया के केसेस नहीं नज़र आते। तो कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो कि उस ग्रुप में हैं जिसमें मलेरिया के केसेस आपको नज़र आ रहे हैं, उसे आप फाइंड आउट करते हैं और कंपेयर करते हैं। Cross-sectional comparative study। Many cross-sectional surveys focus on comparing as well as describing groups। एक ऐसा सर्वे ऑन मैनिपुलेशन में wish to establish the percentage of malnourished children in a certain population। एक certain population के अंदर वो बच्चे जिनकी नरिशमेंट अच्छी नहीं है, मैल नरिश्ड हैं, जहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है या फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो आप एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर मैल नरिशमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं या मैल नरिश्ड चिल्ड्रन के केसेस ज़्यादा हैं, वो लेते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं कि उसके रीज़न क्या है। क्या कोई सोशियो क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है कि आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं और जिस ग्रुप के अंदर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं उसके अंदर जो फैक्टर है जिसको आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं या जो कि प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, सोशियो इकोनॉमिक है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या वो वेरिएबल्स जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो यू हैव टू सी, आप एक ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जहाँ पे माल नरिशमेंट के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ आप देख रहे होते हैं कि उसके रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल सर्वेस
quantify the distribution of certain variables in a study population at a point of time. They may cover, for example, physical characteristics of people, material or the environment. आप जब quantify करते हैं for the distribution of certain variables, जो certain variables हैं उनके distribution के हवाले से एक particular population के अंदर एक particular time के ऊपर, तो वो जो चीज़ें cover करती है उसमें आप देख सकते हैं कि physical characteristics लोगों की या materials या environment, the behavior of people and the knowledge, लोगों का behavior क्या है, लोगों की knowledge क्या है, attitudes क्या है, उनके beliefs क्या है, and opinion that may help to explain that behavior, जो कि explain करने में help कर सकता है उस behavior को जिसकी वजह से malnutrition के cases आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और events that occurred in the population, और किस तरह के events वहाँ पे या किस तरह के problems हो रहे होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की problem आपके सामने आती है. Cross section survey cover a sample of population. If a cross sectional study covers the total population, it is called census. अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कवर करती है पूरी पॉपुलेशन को तो इसे हम सेंसस कहते हैं, जिसे मर्दमशुमारी भी कहा जाता है आम लफ्ज़ों में. केस कंट्रोल स्टडीज. इन अ केस कंट्रोल स्टडी द इन्वेस्टिगेटर कंपेयर्स वन ग्रुप अमंग होम अ प्रॉब्लम. केस कंट्रोल स्टडी के अंदर इन्वेस्टिगेटर कंपेयर करता है एक ग्रुप को जिसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैल न्यूट्रिशन, विद अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के साथ कॉल्ड अ कंट्रोल ग्रुप, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप करते हैं जिसके अंदर वो प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, टू फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड द प्रॉब्लम. अब यहाँ वाले केस के अंदर केस कंट्रोल स्टडीज़ की जाती है तो दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है. एक ऐसा ग्रुप लिया जाता है जिसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, जबकि एक ऐसा ग्रुप लिया जाता है जिसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद नहीं है. जिस ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम मौजूद नहीं है उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, और फिर हम फाइंड आउट करते हैं वो फैक्टर्स जो कि नतीजा हैं उस प्रॉब्लम का. ऑड्स रेशियो, जिसे OR भी कहते हैं, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम. जब आप रेशियो मेजर करते हैं कि क्या एसोसिएशन है बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम, द डेरिवेशन ऑफ द ऑड्स रेशियो इज बेस्ड ऑन 3 assumption. ऑड रेशियो जो है वो बेसिकली 3 assumption पे जो है वो बेस करता है. एक, द डिजीज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड मस्ट बी रिलेटिवली रेयर. जिस डिजीज़ की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ज़रूरी है कि वो रेयर हो, बहुत ज़्यादा हाई केसेस ना हो उसके. अगर वो डेफिनेटली अगर वो नॉर्मल है और एक नॉर्मल केसेस में आ जाता है तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है. अदरवाइज हम ऐसे केसेस की स्टडी कर रहे होते हैं जो कि रेयर हो. द केसेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विद द डिजीज़. के अंदर एक ऐसे केसेस मौजूद होने चाहिए जो कि आपको मैंने बताया था, क्योंकि 2 ग्रुप होते हैं तो जो एक ग्रुप है वो ज़रूरी है उन लोगों का जिसके अंदर डिजीज मौजूद है, जबकि कंट्रोल जो कि दूसरा ग्रुप है उसमें ज़रूरी है कि उस पॉपुलेशन के हिस्से को शामिल किया जाए या उस पार्ट को शामिल किया जाए जिनमें डिजीज मौजूद नहीं है. कोहॉर्ट स्टडीज. इन अ कोहॉर्ट स्टडी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर. एक ऐसा कोहॉर्ट स्टडीज के अंदर वो इंडिविजुअल जो कि रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हैं इज कंपेयर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नॉट एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर. यानी कि यहाँ पे अगेन हमारा जो स्टडी ग्रुप है जिसके अंदर कहना ये चाहिए कि डिजीज़ मौजूद है, तो डेफिनेटली डिजीज़ मौजूद इसीलिए है कि बिकॉज दे हैव बीन एक्सपोज टू अ रिस्क फैक्टर. जो रिस्क फैक्टर था उससे एक्सपोज हुए हैं इसीलिए उनके अंदर डिजीज़ मौजूद है, और जो कि हमारा स्टडी ग्रुप है उसको जब हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल के साथ जो कि एक्सपोज नहीं हुए हैं रिस्क फैक्टर के साथ, उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. इनकी कंपैरेटिव स्टडी को हम कहते हैं कोहॉर्ट स्टडीज़, जिसके अंदर रिसर्चर्स फॉलो कर रहे होते हैं दोनों ग्रुप्स को ओवर टाइम एंड कंपेयर्स द अकेरेंस ऑफ प्रॉब्लम दैट ही और शी एक्सपेक्ट टू बी रिलेटेड टू द रिस्क फैक्टर इन द 2 ग्रुप्स टू डिटरमाइन वेदर अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ दोज विद द रिस्क फैक्टर आर इंडीड अफेक्टेड. इसके अंदर दोनों ग्रुप्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है और फिर देखा जाता है, उन रिस्क फैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है जो कि रीज़न हो सकते हैं इस डिजीज़ का. दोनों ग्रुप्स के अंदर कंट्रोल ग्रुप को भी देखा जा रहा होता है कंटिन्यूसली और स्टडी ग्रुप को भी देखा जा रहा होता है. रेशियो of incidence of the disease or death among exposed and the incidence among non-exposed. यहाँ पे रिलेटिव रेशियो की हम बात करते हैं. रिलेटिव रेशियो बेसिकली कंपैरेटिव रेशियो है. कंपैरेटिव रेशियो है 2 चीज़ों के दरमियान, एक वो जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डिजीज हो रहे हैं उन लोगों के दरमियान जो कि एक्सपोज हुए हुए हैं उनके दरमियान, और दूसरा आपके पास इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, और इसके अलावा फिर आप इंसिडेंस देख रहे होते हैं डिजीज़ का उन लोगों के अंदर जो कि रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं हुए हुए. इट इज़ अ डायरेक्ट मेजर और इंडेक्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन अ सस्पेक्टेड कॉज एंड इफेक्ट. कई बार हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ लोग जो कि एक्सपोज हुए हुए हैं डिजीज़ से उनके अंदर डेथ या फिर डिजीज़ का कितना है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर मलेरिया की केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस हैं, तो रिस्क फैक्टर से हर कोई एक्सपोज हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस रिस्क फैक्टर की वजह से, रिस्क फैक्टर वहाँ पे गंदा पानी हो सकता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम हो सकता है, लेकिन उससे एक्सपोज तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़, या कहना ये चाहिए कि जो इंसिडेंस है वो भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉपुलेशन के अंदर आपको रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं उसमें तमाम के तमाम लोग जो है वो उस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हों। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ इज़ अ स्मॉल स्केल स्टडी ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। एक शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टडी होती है विच इज़ कैरीड आउट व्हेन लिटिल एल्स इज नोन अबाउट द सिचुएशन। ये तब कैरी की जाती है जब आपको पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम होती, उस वक्त आप एक छोटी स्टडी करते हैं फॉर जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, उसे हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ कहते हैं। इंटरवेंशन स्टडीज़ की तरफ आप आते हैं। इन इंटरवेंशन स्टडीज़ द रिसर्चर्स मैनिपुलेट्स द सिचुएशन एंड मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसके अंदर सिचुएशन को मैनिपुलेट कर देते हैं जो कि हमारे रिसर्चर होते हैं, और फिर इफेक्ट को स्टडी करते हैं उस मैनिपुलेशन के। यूजली बट नॉट ऑलवेज टू ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। इसके अंदर नॉर्मली दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है। एक वो ग्रुप होता है जिसे मेडिसिन दी जा रही होती है, इंटरवेंशन दी जा रही होती है, ट्रीटमेंट दी जा रही होती है विद अ सर्टेन ड्रग, जबकि एक दूसरा ग्रुप वो होता है जो कि अनटच होता है, जिससे दवाई दी ज़रूर जा रही होती है लेकिन वो प्लासेबो होती है। प्लासेबो आप सबको पता है जिसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता, बल्कि सिर्फ प्लेसिबो एक ड्रग होती है जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट ही मौजूद नहीं होता है, एपीआई मौजूद नहीं होता, और सिर्फ वो कंपैरेटिव स्टडीज़ देखने के लिए दी जाती है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं, इज़ द ओनली टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन दैट कैन एक्चुअली प्रूव कॉसेशन। इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी इंडिविजुअल्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू एटलीस्ट टू ग्रुप। इसके अंदर हम जो है वो जितने भी इंडिविजुअल हैं उन्हें पर्टिकुलरली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो होता है जिसे इज सब्जेक्टेड टू इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंट while the other group is not. The outcome of the intervention, effect of the intervention on the dependent variable problem is obtained by comparing the two groups. अगेन इसके अंदर एक वो ग्रुप होता है जो कि इंटरवेंशन ग्रुप होता है, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कि वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको कंपेयर किया जाता है। इज ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग द टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है और आउटकम को देखा जाता है इंटरवेंशन वाले की कि क्या इफेक्ट आया है वो ग्रुप जिसको हम मेडिसिन पर्टिकुलरली दे रहे हैं। क्लासिफिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। द क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक मैनिपुलेशन, एक कंट्रोल और एक रैंडमाइजेशन। In a quasi experimental studies, at least one characteristic of a true experiment is missing. एक्सपेरिमेंट का जो है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंट का है उसे मिस कर दिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन QSC experiment design uses two or more groups, one of which serves a control group in which no intervention take place. उसके अंदर एक ग्रुप आपका जो है वो कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं की जाती है, यानी कि कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। बोथ ग्रुप्स आर ऑब्जर्व बिफोर एज वेल एज आफ्टर द इंटरवेंशन। दोनों ग्रुप्स को बिफोर इंटरवेंशन भी ऑब्जर्व किया जाता है और आफ्टर भी। टू टेस्ट इफ द इंटरवेंशन हैज़ मेड एनी डिफरेंस। टू टेस्ट ये देखने के लिए कि जो इंटरवेंशन की गई है उससे वाकई में कोई डिफरेंस आया है। आज की स्टडीज़ में हमने अगर देखें तो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, क्लासिफिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, इंटरवेंशन स्टडीज़, नॉन इंटरवेंशन स्टडीज़, एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, रिलेटिव रेशियो, बहुत सारी स्टडीज़ को हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक था इन अ वे कि आपने एक टॉपिक के अंदर एक दिन के अंदर काफ़ी सारे स्टडी डिज़ाइंस को जो है वो डिस्कस किया है। डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट पे थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल है क्योंकि एक डिफरेंट तरह की स्टडी डिज़ाइन है। आप जिस स्टेज पे हैं उसको समझना और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फर्दर हम डिटेल स्टडी करते हैं। अभी जो है आपको तमाम तरह की स्टडीज़ की एग्जांपल दी गई हैं कि किस किस तरह की स्टडीज़ होती हैं, किस किस तरह के स्टडी डिज़ाइंस होते हैं, और बहुत ब्रीफली हमने इन्हें डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप बात करते हैं डिटेल में जाने की, तो जब हम इन सारी स्टडीज़ की डिटेल में जाएंगे इन्हें एग्जांपल्स के साथ, इन्हें पर्टिकुलरली किसी स्टडी की एग्जांपल के साथ जब आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। इस वक्त मेरा आपसे क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन के एंड में यही है
कि इनमें से कोई भी एक स्टडी, जो हमने डिफरेंट तरह के स्टडी डिज़ाइन स्टडी किए हैं, आपको कोई भी एक स्टडी जो कि इंटरेस्टिंग लग रही है, जो भी एक स्टडी डिज़ाइन जो कि आपको एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, उससे रिलेटेड आप एक रिसर्च स्टडी निकालेंगे। उस रिसर्च स्टडी को निकालने के बाद उसको रिव्यू करके और इसके ऊपर 1 पेज के ऊपर आप उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट आपके हिसाब से जो भी होना चाहिए, आपने उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन ली, क्लिनिकल स्टडी के अंदर कितने पेशेंट्स थे, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हवाले से स्टडी डिज़ाइन क्या था, उसके अंदर आपने किन किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा, एंड देन फिर उस स्टडी की कंक्लूजन क्या थी, इंटरप्रिटेशन क्या थी, इन सब के ऊपर 1 पेज पे आपको उस पूरी स्टडी को करना है। इनमें से आपसे यही है कि तमाम लोग जो है वो अलग अलग स्टडीज़ को पिक कर लें, अलग अलग डिज़ाइंस को पिक करें और उन डिज़ाइन की बेसिस पे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टडी पे अपनी स्टडी लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज जवाद इशफाक आपसे मुखातिब हूँ। CPD प्रोग्राम, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की लेक्चर सीरीज़ जो है वो आप सुन रहे हैं, और इसके अंदर जो आपने अभी रिसेंटली टॉपिक स्टडी किया वो स्टडी डिज़ाइन है। स्टडी डिज़ाइन बेसिकली या रिसर्च डिज़ाइन जो है इसका ताल्लुक शुमारियात के साथ है, और स्टैट जो है ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रिसर्च के हवाले से। जब भी हम मेडिकल में या दूसरे बायोलॉजिकल साइंसेस में रिसर्च के हवाले से बात करते हैं तो उसमें बायोस्टैट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे अक्सर ये डिमांड भी करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कि हमें रिसर्च के बारे में बताया जाए, रिसर्च के बारे में हमें जो है वो सिखाया जाए। तो इस सिलसिले में ये CPD प्रोग्राम की जो लेक्चर सीरीज़ हैं, इसके फर्स्ट लेक्चर जो अब तक हुए हैं वो रिसर्च से मुतल्लिक हैं, और आज आपने जो है वो स्टडी डिज़ाइन के बारे में सीखा कि स्टडी डिज़ाइन जो है वो क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा सिंपल वे में इसको जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली जो एक रिसर्च डिज़ाइन होता है या एक स्टडी डिज़ाइन होता है, तो डिज़ाइन का मतलब आप समझते हैं कि उसका नमूना तैयार करना या फिर खाका तैयार करने को जो है वो डिज़ाइन कहा जाता है। तो हमें रिसर्च में जो है वो सबसे पहले ये होता है कि हमने जहाँ जिस पे रिसर्च करनी है उसका डाटा हमने कहाँ से इकट्ठा करना है, और वो डाटा पे काम कैसे करना है। तो ये तमाम सवालात जो हैं इसके हमने जवाब जो हैं वो रिसर्च करने से पहले देने होते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एक स्टडी डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम जो है वो नाम देते हैं रिसर्च डिज़ाइन का या स्टडी डिज़ाइन का, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो एक ऐसी तरकीब होती है जिसमें हमने सवालात के जवाबात देने होते हैं। तो जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन है उसमें अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे पहले हम डाटा के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा जो है वो 2 तरह का हमारे पास होता है। एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और जो सेकेंडरी डाटा होता है ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको यूँ समझें कि आप अपनी गली के अंदर ये जानना चाहते हैं कि कितने घर हैं और वहाँ कितने लोग रहते हैं, तो आप जो है वो अपनी गली में निकलते हैं और लोगों के पास बारी बारी जाके आप पता करते हैं, लोगों के पास जाके आप उनसे बात करते हैं और उनसे मालूमात इकट्ठी करेंगे, तो ये प्राइमरी डाटा कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी मोहल्ले के या गली के दूसरे लोग से पूछ लेते हैं कि हमारी गली में कितने लोग रहते हैं या कितने घर हैं, तो वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो सेकेंडरी डाटा होगी। इसमें आप डायरेक्ट जाके लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे। तो इसमें एक चीज़ जो है वो रिस्पोंडेंट होती है कि रिस्पोंडेंट असल में वो लोग हैं जिनसे आप, यानी गली में रहने वाले लोग जिनसे आप लोगों ने जाके जो है वो मुलाकात की और उनसे डाटा इकट्ठा किया। तो
डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जब हम स्टडी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो स्टडी डिज़ाइन है ये इसमें एक्सपोलेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली जो एक्सप्लोर का मतलब है वो होता है दरियाफ्त करना, तहकीक करना, गहराई में जाके जो है वो उसको देखना। तो एक्सप्लोर और एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो ये है कि हम जो है वो गहराई में जाके अपने मसाइल का हल तलाश करें और उन मसाइल पर रिसर्च करें जिसके ऊपर पहले से रिसर्च नहीं है, लेकिन या फिर हम उन मसाइल पे जो है वो रिसर्च करें जिस पे पहले रिसर्च हुई है और हम मज़ीद जो है वो इसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, गहराई में जाके और चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम जो है वो एक मफरूज़ा जो है ना वो तैयार करते हैं। वो मफरूज़ा जो है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, वहाँ से हम एक नई रिसर्च की जो है वो शुरुआत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो हकीम है, एक फिजिशियन है, वो अपना मतलब करता है और वो ये समझता है कि उसके पास मरीज़ों की तादाद जो है वो कम है। तो सेकंड थिंग जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने मतलब पे लोगों को दवाई के इलाज के साथ साथ जो है वो कोई रेजिमेंटल थेरापी या इलाज बिल तदबीर या जैसे हजामा है, फसद है, वो भी साथ में शुरू कर देता हूँ तो मेरे पास मरीज़ों की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये एक हाइपोथेसिस उसने अब कायम कर ली है कि हजामा जो है अगर अपने मतलब पे वो शुरू करता है तो उससे मरीज़ों की तादाद बढ़ जाएगी। अब वो फिर इसको आगे एक्सपेरिमेंटली यानी वो हजामा करेगा और वो ये देखेगा कि उसके मतलब पे मरीज़ों की तादाद बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो ये जो रिसर्च डिज़ाइन है ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है। और सेकंड थिंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बयान करना। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें जो चीज़ जो मौजूद होती है उसको वैसे ही जो है ना वो बयान कर दिया जाता है, जिसको हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है इसमें मिसाल के तौर पर हम किसी शख्स की जो है वो खसलतें जानते हैं तो हम कहते हैं जी कि ये शख्स जो है वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, ये जो है वो झूठ नहीं बोलता। तो ये जो उसकी खसलतें हैं अगर हम जैसी हैं वैसे की वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली बयान कर दें। रहीम, मैं हकीम हाफिज़ फरीद यूनुस, चेयरमैन सिलेबस कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब हूँ। इस बात का मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब के हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के CPD प्रोग्राम की आज चौथी क्लास मुकम्मल हो रही है। प्रेसिडेंट साहब ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है ये आप अतिब्बा हजरात की इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए और आपकी इल्मी काविशों में आपकी मदद करने के लिए ये शुरू किया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ना सिर्फ आपकी मदब की प्रैक्टिस में निखार आएगा और आपको जदीद उलूम से जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं इससे आशनाई भी होगी। आज का जो हमारा मौजू है क्लिनिकल रिसर्च का। क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करवा रहे हैं इसका वे ऑफ एक्शन क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है और ये किस तरीके से अमल करती है। आप किसी भी मर्ज़ पे बहुत सारे हमारे अतिब्बा हजरात हेपेटाइटिस पे, शुगर के इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। इस क्लिनिकल रिसर्च से ये पता चलेगा कि वो हेपेटाइटिस का जो इलाज कर रहे हैं वो हेपेटाइटिस को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो जो अतिब्बा हजरात इसमें हमारा ताउन चाहते हैं कि वो उनको ये पता लगे कि क्लिनिकल रिसर्च पे हमारी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, साइंटिफिकली हमारी ये मेडिसिन कैसे काम कर रही है, वो हमारे जो आपके जो ये टीचर हजरात जो आपको ये लेक्चर देते हैं इनके साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपकी रिसर्च में इजाफा होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी वजह से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तिब्बे यूनानी की
एक साइंटिफिकली पोजीशन भी वाज़े होती जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जो हमारी ये टीचिंग टीम है जिसके सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब हैं, ये माशाल्लाह पीएचडी हैं। इनके साथ मैडम राबिया महमूद, ये भी पीएचडी हैं। इनके साथ साथ मैडम हलीमा नज़र साहिबा हैं। ये सब हजरात, डॉक्टर अख्तर साहब इसमें शामिल हैं और भी बहुत सारे, डॉक्टर आसिफ साहब हैं बहावलपुर से। ये सारी हमारी रिसर्चर की टीम है माशाल्लाह। ये सब के सब पीएचडी हैं और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के इस सीपीडी प्रोग्राम के साथ ये कॉपरेट कर रहे हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसमें हमारी जो साथ टेक्निकली टीम है जो आपको ये मालूमात और ये सारी चीज़ें पहुंचाती हैं, जिसमें हमारे मोहतरम हकीम मलक जुल्फ़कार साहब, ये बहावलपुर से हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर हैं और नशर व इशाअत कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसको ये लीड कर रहे हैं। इनके साथ ऑफिस की टीम है हमारी, जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट हकीम रिजवान सत्ती साहब और सैयाब मुश्ताक साहब ये भी काम कर रहे हैं। आप सब हजरात का इस पूरी की पूरी सीपीडी प्रोग्राम में शिरकत पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको दुनिया में रोशनास कराने के लिए इंशाल्लाह ताला ये सीपीडी प्रोग्राम पहली सीढ़ी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।